हेलो बच्चों। सो टॉपिक फॉर द डे इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक जो है, ये मानो लास्ट जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये उसी का पोर्शन है। 2021 जो एग्जाम होगा उसमें ये टॉपिक बोर्ड ने कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कर दिया है। पर बोर्ड है, बोर्ड के साथ ये चैलेंज हमेशा होगा कि बोर्ड आगे जाके इस टॉपिक में उन्होंने जितना कम करा है हो सकता है वो उतना टॉपिक में ऐड कर दे। ये बात याद रखना। बोर्ड कैन चेंज इट सिलेबस अ बिट, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, तो वो आदत पड़ी हुई है लास्ट कई सालों की, और अचानक बोर्ड ने पेंडेमिक को देखते हुए ये टॉपिक में से कुछ टॉपिक रिड्यूस करे, रिमूव करे, पर जिस बेस रिड्यूस नहीं करा है। सो ध्यान में रखते हुए ये चीजों को, अपने इस टॉपिक को कुछ हद तक कवर कर लिया है, ताकि नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाए। और इन केस अगर इस टॉपिक में जितना बोला है उससे थोड़ा भी डेविएट होकर ज्यादा आता है, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। हथियार सारे हम तैयार रखेंगे, कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वी हैव टू बी रेडी फॉर द सेम। ठीक है, तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेट्स सी क्या क्या है इस टॉपिक में। द फर्स्ट थिंग वाज मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तुम लोगों को सिंपल तरीके से समझाता हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। देखो, किसी भी चीज का रेट, हम फॉरेन एक्सचेंज लें, हम कोई भी एक्सचेंज लें, या हम रेट लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बोलूं रेट ऑफ अ पेन इज 20 रुपीज। एक पेन है वो 20 रुपए में आता है। ठीक है, फिर मैं बोलूं रेट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 10,000 रुपीज। ठीक है, हम नहीं जाते आईफोन जैसे मोबाइल पे, हम एक सिंपल सा फोन लेते हैं, 10,000 रुपए का एक फोन आता है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको तुम क्या समझोगे, क्या लिखो, क्या समझोगे? रेट ऑफ अ पेन इज 20 रुपए, तुम लोग बोलोगे कि किसी भी पेन का प्राइस जो है वो 20 रुपए में आता है। रेट ऑफ अ मोबाइल इज 10,000, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 10,000। फिर मैं लिखता हूं रेट ऑफ अ डॉलर इज, से फॉर एग्जाम्पल, 70 रुपीज। अब इसके डिटेल में मत चले जाना कि सर अभी तो आज की डेट में ये है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? सेम चीज है, मुझे डॉलर खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे पेन खरीदना है। तो मुझे डॉलर खरीदना है तो मुझे 70 रुपए पे करने हैं, मुझे मोबाइल खरीदना है मुझे 10,000 रुपीज पे करने हैं, मुझे पेन खरीदना है मुझे 20 रुपए पे करने हैं। मतलब मुझे कोई भी चीज खरीदनी है तो मुझे करेंसी तो पे करनी पड़ेगी, और सारी करेंसी कौन सी पे करनी पड़ेगी? डोमेस्टिक सामान खरीदने के लिए। बस यही है फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहली चीज। दूसरा, ये कॉन्सेप्ट अगर अभी तक समझ में आया हो तो, रेट ऑफ डॉलर, रेट ऑफ मोबाइल, रेट ऑफ पेन, मतलब प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ मोबाइल, प्राइस ऑफ डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज रेट में रेट का मतलब प्राइस होता है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी होती है। Foreign exchange means foreign currency. Domestic exchange means domestic currency. Exchange means currency. So foreign exchange rate इतना confusion के साथ जब हम समझते हैं, हमें लगता है foreign exchange rate कैसे डिसाइड होता होगा, उसका मतलब, मीनिंग। प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का रेट मतलब फॉरेन करेंसी का रेट, उसको एक्सचेंज रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज होता है डॉलर के साथ, इसलिए वो टर्म यूज हुआ, इसका और कोई बेस नहीं है। बेस है वो प्राइस है। ठीक है, सो उसको जितना ईज आउट करके समझोगे उतना ईज आउट वो रहेगा। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या हुई? सबसे बेसिक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट का बेसिक मीनिंग। और तुम्हें थोड़ा सा बुकिश मीनिंग पे जाना है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो तुम लोग क्या लिखोगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉर अनदर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक एक्सचेंज को हम देख के, डोमेस्टिक करेंसी को देख के उसके बदले जब फॉरेन करेंसी लेते हैं, सो दिस गिव एंड टेक ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज एक्सचेंज रेट। ये गिव एंड टेक हम नॉर्मली हर गुड में करते हैं और फॉरेन करेंसी में भी करते हैं। सो सिंपल इसको रखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब रुपया देके, इंडियन करेंसी देके किसी भी फॉरेन करेंसी को लेना इज नोन एज एक्सचेंज रेट। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो जैसे इंडिया में तीन सिस्टम चलते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11th में इस चीज को पढ़ लिया होगा वैसे तो।
ट्वेल्थ में आके इसका थोड़ा सा और जिस समझा होगा इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज पहले चलता था सोशलिज्म, फिर आया कैपिटलिज्म, फिर आया मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म मतलब सब कुछ, सोशलिज्म को मैं या बहुत से इकोनॉमिस्ट पुराना सिस्टम मानते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोशलिज्म या तो कहीं पे फेल हुआ है या उसने अपने आप को इम्प्रोवाइज करके कैपिटलिज्म की डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दी है। सो सोशलिज्म को लेट्स कंसीडर सोशलिज्म इज वन ऑफ द पुराना वाला सिस्टम, कैपिटलिज्म इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ये कंसिडर करते हुए तो पहले सोशलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म को चलन में लाया गया। इंडिया में तो ऐसे ही हुआ है। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां माना गया सिर्फ कैपिटलिज्म, सिर्फ सोशलिज्म नहीं चलता, लेट इट बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पर गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेयर करेगा। ये सिस्टम हमारे दिमाग में फीडेड है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसी तरीके से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, जहां पे गवर्नमेंट सारे एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती थी। अब गवर्नमेंट मतलब एक्सचेंज रेट दो कंट्रीज के बीच का, यार एक रुपीज में कितने डॉलर आएंगे, एक डॉलर में कितने रुपीज आएंगे, तो दो कंट्री की गवर्नमेंट बैठी। अब जब बोलते गवर्नमेंट बैठी मतलब ऐसा नहीं होता कि दो प्रधानमंत्री, प्रीमियर या प्रेसिडेंट्स बैठते हैं। इट्स अ फाइनेंशियल एपेक्स बॉडीज होती हैं जो बैठ के डिसाइड करती थी। अब वो थी पे चला गया। सो दो कंट्रीज के लोग बैठे, उन्होंने बोला यार लेट्स डिसाइड द एक्सचेंज रेट, जिसके अलग अलग तरीके होते हैं, पेग्ड वैल्यू सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड में डिसाइड हुआ, सो मल्टीपल सिस्टम्स वर देयर, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जीके नाउ। सो दो कंट्रीज की गवर्नमेंट बैठी, उन्होंने आपस में एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करा। टाइम टू टाइम इस एक्सचेंज रेट पे काम होता है, पर द एक्सचेंज रेट इज फिक्स फॉर एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग, उसको फिक्स रख दिया जाता है, फिर नेक्स्ट बैठक में जब भी शिफ्ट होगा तब शिफ्ट होगा। सो दिस इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें डेवलप कंट्रीज को हमेशा लॉस होता था, क्योंकि उन्हीं की गुड्स की डिमांड होगी। तुम जाओ शॉपकीपर पे, अच्छे शॉपकीपर्स या जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उनको बोले यार एक्सचेंज रेट आज से फिक्स है, बस डिमांड बढ़े डिमांड कम हो एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, तो उनका तो लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा भाई? डिमांड बढ़ने पे उनका प्राइस बढ़ना चाहिए, पर तुमने फिक्स कर दिया दो कंट्रीज की गवर्नमेंट ने, इसलिए डेवलप कंट्रीज को हमेशा लॉस हुआ। सो दे डिडंट वांट टू ट्रेड विद द इकोनॉमीज जहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। जैसे 1991 के पहले तक हमसे कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता था, चाहते थे, रीजन था एक्सचेंज रेट फिक्स, वन ऑफ द रीजन, और भी बहुत सारे रीजन थे। तो ये हुआ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, जहां पे एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड करता था? डिसाइड से ज्यादा वो डिटरमाइन होता था। मतलब एक्सचेंज रेट जो है ना वो मार्केट पे छोड़ दिया जाता था, भाई डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई सेम रहेगा, प्राइस ऑफ डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कम होगी, सप्लाई सेम है, डिमांड नहीं हो रही है, सो दे हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ डॉलर। भाई डिमांड किसी चीज की नहीं होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो भी एक्सचेंज रेट पे चेंजेस आएंगे। मतलब नाउ एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड, हमने उसको मार्केट पे छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया, अपने आप बढ़ो अपने आप कम हो जाओ, लेट मार्केट डिसाइड व्हाट इट हैज टू बी टेकन, सिंपल। सो नाउ एक्सचेंज रेट इज फ्लेक्सिबल। अब डेवलप कंट्रीज को फायदा दिखता है कि यार अगर हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ी, सो दे कैन इनोवेट थिंग्स, हम गुड्स की डिमांड बढ़वाते हैं, बढ़ेगी डिमांड तो फायदा मिल जाएगा, अब नाउ वी कैन इक्वली कॉम्पीट इन द मार्केट। फिर धीरे धीरे ये आया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बाद कि गवर्नमेंट को लगा कि यार ऐसा ना हो कि लोग मैनिपुलेट करने लगे, या तो मैनिपुलेट करने लगे या फिर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो कि किसी कंट्री को ओवर लॉस या ओवर प्रॉफिट हो जाए। जब एक कंट्री को ओवर प्रॉफिट होगा तो साइमल्टेनियसली दूसरी कंट्री को ओवर लॉस हो जाएगा। सो ओवर लॉस ओवर प्रॉफिट को रोकने के लिए हमने और कुछ इसेंशियल नेसेसिटी गुड्स के लिए बहुत सारी चीजें उसमें थी, गवर्नमेंट ने सोचा, सारी इकोनॉमीज की गवर्नमेंट ने, क्यों ना ऐसा करा जाए कि एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल तो हो रहा है, बिल्कुल हम बढ़ाते हैं कम करेंगे, गेहूं मान लेते हैं कि हम किसी को गेहूं बेच रहे हैं, किसी इकोनॉमी को, और वो इकोनॉमी अचानक से नीड में है, उसके पास सब कुछ खत्म हो गया है, एंड दे वांट टू परचेज व्हीट फॉर द होल ईयर। अब ये नीड है, इसेंशियल गुड है, और हमने यहां पे उनका फायदा उठा के अगर प्राइजेस को हाइक करना शुरू करा तो सब लोग बोलते हैं नहीं यार यहां मत करो, तो वो कंट्री चाहे तो एक्सचेंज रेट को कुछ हद तक रोक सकती है कि इससे ऊपर ना जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। मतलब अब एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट डिटरमाइंड तो था, पर उसमें एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड सिचुएशन। दिस इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग समझाता हूं क्योंकि फ्लेक्सिबल तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था, एक्सचेंज रेट को हम
फ्रीली मूव करने देते हैं जितना मूव करना है, पर हम एक मैक्सिमम कैप और एक मिनिमम कैप लगा देते हैं कि इससे ज्यादा मूव नहीं करेगा। इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर कुछ इकोनॉमिस्ट, स्पेशली यूएस के इकोनॉमिस्ट, इसको स्नेक इन द टनल सिस्टम भी बोलते हैं। इट लुक्स लाइक स्नेक इन द टनल। सो एक टनल में स्नेक है, उसका मूवमेंट जैसा हो रहा है, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट इज नोन एज स्नेक इन द टनल। बट फाइनली व्हाट मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज, लेट मी डिफाइन इट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मीनिंग क्या होगा? एक्सचेंज रेट विच इज फाइनली डिसाइडेड बाय government of two countries. Flexible exchange rate system, exchange rate which is depending on the demand and supply of the market, जो तुम लोग market determined माइक्रो में पढ़ के आए हो, which is depending on the demand and supply, determined by market demand and market supply। बस इतना ही लिखना है। कहाँ डिटरमाइन होता है? डिमांड सप्लाई पे। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होगा? सेम एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मीनिंग तो सेम लिखना कि विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट government can manage it, government can interfere in it। government manage कर सकती है, government interfere भी कर सकती है। this is managed floating exchange rate system, so it's a modern version of flexible exchange rate system। now अब हमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ना ही नहीं है, जब था तब भी नहीं, अब तो सारी दुनिया ने हटा ही दिया है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि जब दो कंट्री की गवर्नमेंट बैठ के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेगी, तो उसमें पढ़ने वाला क्या है? उसमें सिर्फ ये पढ़ा जा सकता है कि व्हाट आर द सिस्टम्स इन विच दे एक्सेप्ट, सिचुएशंस इन विच दे एक्सेप्ट द एक्सचेंज रेट। क्या होता था? तो कभी गोल्ड स्टैंडर्ड पे करते थे, कभी पैक्ड वैल्यू पे करते थे। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देयर, ठीक है, वो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, स्पेशली फॉर डेवलप कंट्री। पर जब दो कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड ही कर रही है, तो हम पढ़ेंगे क्या भाई? हमें हमें पढ़ने का फायदा क्या है? वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, कि वहां पे क्या सिचुएशन है, आप कितना नेगोशिएट कर पाते हो। तो क्या फिक्स होगा हमें नहीं पता। फिर आता है फ्लेक्सिबल, तो हमें फ्लेक्सिबल ही पढ़ना है। और फिर कोई बोलेगा मैनेज फ्लोटिंग, तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ही है फ्लेक्सिबल। भाई उसी में सिर्फ इतना ही तो है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है नीड के हिसाब से। सो अल्टीमेटली स्टूडेंट को पढ़ना क्या पड़ता है? हमेशा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वो डिटरमाइन कैसे होता है। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दो चीजों पे डिटरमाइन होता है, एक तो डिमांड पे और एक सप्लाई पे। तो एक बार समझ लेते हैं डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो तुम्हारे पास लिखा होगा यहाँ पे डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट, और नीचे लिखा होगा सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट मैंने अभी बताया, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट और यहाँ डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब है प्राइस ऑफ डॉलर, डॉलर एग्जांपल ले रहा हूँ स्टैंडर्ड, और यहाँ ले रहा हूँ डिमांड फॉर डॉलर। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया एक्सचेंज रेट, यहाँ ले लिया मैंने सप्लाई। अब सोचो डिमांड ज्यादा कब होगी? जब प्राइस ऑफ डॉलर कम होगा। भाई किसी चीज की प्राइस कम होगी तभी तो डिमांड ज्यादा होगी। सो अगेन इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप। भाई सप्लाई ज्यादा कब करेगा सप्लायर? कभी भी जब उसका एक्सचेंज रेट उसको ज्यादा मिलेगा। सो ये चाहता है कम प्राइस में ज्यादा डिमांड करे, ये चाहते हैं ज्यादा प्राइस में ज्यादा सप्लाई करे, दोनों लड़ मरेंगे आपस में। कहीं तो आके मिलना पड़ेगा उन्हें, जहां वो मिलेंगे दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। हम बाद में देखते हैं, पहले डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट को जल्दी से देख लो। इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड करेंसी। इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन करेंसी के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव। ये वो लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कम प्राइस में, हम कंज्यूमर है, वो सप्लायर, ऐसे मान लो बस, ठीक है। सो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एग्जैक्टली जैसे होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है एक अलग सा क्वेश्चन कि एक्सचेंज हम डिमांड या सप्लाई करते ही क्यों हैं? तो बुक में देखोगे तो इसके दो अलग अलग आंसर्स हैं, सेम टॉपिक पे दो आंसर, क्योंकि एक डिमांड का आंसर दिया है और एक सप्लाई का आंसर दिया हुआ है। सो डिमांड के आंसर के हिसाब से अगर तुम जाओगे तो तुम एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते ही क्यों हो, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द रीजंस यू डिमांड फॉरेन करेंसी? एंड सेकंड, व्हाट आर द रीजंस दे सप्लाई फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्यों होती? तो देखो डिमांड क्यों होगी, और जो होगा डिमांड उसी का उल्टा सप्लाई हो जाएगा। बताता हूं कैसे।
वी गो फॉर एजुकेशन, सो वी डिमांड फॉरेन करेंसी। मुझे किसी और देश में जाके पढ़ाई करनी, सो आई हैव टू डिमांड फॉरेन करेंसी। मुझे वहां पे जाके रुपीस तो नहीं चलने वाला, सो मैं जाऊंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास, मान लेते हैं लास्ट में, एंड आई मैं बोलूंगा भैया मुझे फॉरेन करेंसी दे दो, मुझे वहां जाना है, मैं रुपीस दूंगा, फॉरेन करेंसी आ जाएगी। सो मैंने डिमांड करी जिस भी रेट पे उस टाइम पे चल रहा था। तो फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, मुझे किसी देश में इन्वेस्ट करना है, आई नीड फॉरेन करेंसी। देन थर्ड इज टूरिज्म, मुझे किसी देश के टूरिज्म में, मतलब मुझे जाना है कहीं पे घूमने के लिए जाना है। अब तो खैर थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद चीजें थोड़ी चेंज हुई है, बट चलो जाना है, फिर भी मुझे घूमने जाना है किसी फॉरेन कंट्री में, सो आई नीड फॉरेन करेंसी। देन गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, मुझे अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट भेजना है, या इंडियन गवर्नमेंट को किसी को ग्रांट देना है, किसी देश को कहीं पे कुछ कैलामिटीज आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, सो हम किस में देंगे, हम उस करेंसी में देंगे जहां जो देश में चलती है। फिर आएगा लास्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब या इंपोर्ट के टाइम पे चीजें अलग होगी, एक्सपोर्ट के टाइम पे अलग होगी। इंपोर्ट के टाइम पे हमें उन्हें पे करना होता है फॉरेन करेंसी में, एक्सपोर्ट के टाइम पे वो हमें पे करेंगे, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। सो डिमांड किस किस रीजन से होगा, वी गो फॉर एजुकेशन, वी गो फॉर इन्वेस्टमेंट, वी गो फॉर टूरिज्म, वी गिव देम गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, और वी इंपोर्ट गुड्स। सेम सप्लाई क्यों होगा, उल्टा कर देते हैं, दे कम फॉर एजुकेशन, आते हैं बहुत सारे लोग, सो दे कम विथ फॉरेन करेंसी, सप्लाई हो जाएगी, वो आके इंडिया पैसा देंगे फॉरेन करेंसी, उसके बदले रुपीज लेंगे, यहां पे रहेंगे तो भैया खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो उसके बदले रुपीज लेंगे, हमें क्या मिल जाएगी, फॉरेन करेंसी, सप्लाई हो गई। दे कम फॉर इन्वेस्टमेंट, दे कम फॉर टूरिज्म, दे कम फॉर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, और लास्ट दे एक्सपोर्ट गुड्स, मतलब वी एक्सपोर्ट गुड्स, सॉरी। तो जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो हम गुड्स बेच रहे हैं, तो हमें किस में मिलेगा प्राइस, फॉरेन करेंसी में। सो अगर हमने इंपोर्ट करा, हम डिमांड करेंगे, हमने एक्सपोर्ट करा, सप्लाई हो जाएगी, बस इतना ही। सो बस इतना याद रखना, अल्टीमेटली ये रीजंस हैं डिमांड और सप्लाई के, कि डिमांड और सप्लाई क्यों होती है, जिस रीजन से होती है वो रीजन मैंने सारे यहाँ पे स्पेसिफाई करे हुए हैं। 5 रीजन है, 5 रीजन बहुत हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने अभी बताया था डिटर्मिनेशन इज एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। सो देखो तुम्हारे पास उसका स्ट्रक्चर चार्ट भी बना हुआ है, डिमांड होती है, सप्लाई होती है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, अभी एक्सचेंज रेट मार्केट ने फिक्स कर दिया है, मैं इसको नाम दे देता हूं R1। अब देखो ये फिक्स हो गया मार्केट से, अब ये चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज हुआ, मतलब हमने इस एक्सचेंज रेट को फोर्सफुली इंक्रीज करा, लेट्स से R2 पे, तो क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा। देखो उसमें भी गैप क्रिएट हुआ होगा तुम्हारे ग्राफ में, है ना। सो गैप क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। ऐसी सिचुएशन जहां पे रेट इंक्रीज करके फोर्सफुली अगर सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, तो क्या होगा, बहुत सारी सप्लाई मार्केट में और डिमांड हो नहीं रही, तो सोचो क्या होगा, तुरंत सोचना, सप्लाई बहुत है, डिमांड नहीं है, एक्सचेंज रेट मेरे दिमाग में आता है तुरंत टेंड्स टू फॉल, अपने आप कम होगा, कम होते होते कहां पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। दूसरा, मान लो हमने इसको फोर्सफुली कम कर दिया टू R3, तो क्या होगा, एक गैप फिर से क्रिएट हो जाएगा। इस गैप में क्या है, डिमांड बहुत हो गई, ठीक है, यहां तक, लेकिन सप्लाई ही नहीं है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, हर दिन जा जाके पूछते भैया कुछ आ गए क्या, कुछ आ गए क्या, हमें दे दो, सप्लाई उतनी है नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्राइस और एक्सचेंज रेट टेंड्स टू राइज टिल इट रीचेस टू द इक्विलिब्रियम, मतलब द प्राइस इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखो वहां पे बना है, अपने आप होता है, यही वो प्राइस। अच्छा, ये सारे प्राइजेस में होता है, ये ऐसा नहीं कि एक्सचेंज रेट में हो रहा है, दिस इज फॉर ऑल द प्राइजेस। क्लास 11 प्राइस डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर याद कर लो, दुनिया के कोई भी गुड्स का प्राइस ऐसे ही वर्क करता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं प्राइस को डिटरमाइन करने का, ठीक है। चलो, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन के हिसाब से इतनी चीजें हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। सो क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो यहां तक थे सारे टॉपिक। एक टॉपिक और ऐड कर देता हूं मैं, क्योंकि ये काम आ सकता है, दैट इज
एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। हालांकि सब टॉपिक इस साल के लिए हटाए हुए हैं, पर क्योंकि नॉलेज के लिए भी काम आ जाएगा तुम्हारे, जो दिस एड ऑन फ्रॉम माय साइड। मान लो $1 है, उसकी प्राइस ₹70 है। वो डॉलर की प्राइस ₹70 से बढ़ के अगर वो डॉलर की प्राइस 75 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? डॉलर जो है वो महंगा हो गया। अब हमें $1 के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है, या फिर पहले $1 हमें ₹70 दे के $1 का सामान मिलता था, अब उसके लिए 75 देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, डॉलर की प्राइस बढ़ते ही हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो ये बस याद रखना, मैं तुम लोगों को याद दिलवा रहा हूं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमेशा डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में देखा जाता है। हमारी वैल्यू का साथ क्या हुआ? तो ये डॉलर की प्राइस बढ़ना मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना है, और अगर डॉलर की प्राइस कम हो गई तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो डॉलर की प्राइस बढ़ना हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना होती है, डॉलर की प्राइस कम होना हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ना होती है। ठीक है, रिवर्स है मतलब इसका स्ट्रक्चर, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ये चैप्टर इतना पढ़ो एक बार, और इस चैप्टर का डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन छोड़ना मत। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ है, डोंट लीव दैट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला पॉइंट मीनिंग है, उसको तो ऐसे ही पढ़ लो। सेकंड वाले पॉइंट का सिर्फ तुम्हें जनरल से मीनिंग याद करने, थर्ड वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल पढ़ के एक बार पढ़ के रख दो, फिर बोर्ड के टाइम पे फिर से उसको रिवाइज करेंगे, तब इसको अच्छे से कवर और हो जाएगा। रिवाइज करते टाइम चीजें और अच्छे से कवर हो जाती है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली, थैंक यू।